स्टूडेंट्स, आज केस प्रेजेंटेशन ऑन अबॉर्शन पे फॉर्मेट देखेंगे क्योंकि कुछ बच्चों की ये था कि हमें फॉर्मेट चाहिए केस प्रेजेंटेशन में, केस प्रेजेंटेशन बनाना है, बल्कि उन्होंने टॉपिक भी बताया था कि किस पे बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे अबॉर्शन लिया है। आपको जो भी जिस भी टॉपिक पे बनाने हो तो आप इस फॉर्मेट की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, जो गायनी वाले हैं ये ओबीजी से लिया गया है, मिडवाइफरी एंड गायनिकोलॉजी अबॉर्शन जो है उसकी का एक टॉपिक है जिसपे कि ये फॉर्मेट तैयार किया गया है। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप पेशेंट की प्रोफाइल बनाएंगे। ठीक है, तो प्रोफाइल में क्या लिखेंगे, इसमें एक तो हो गया हॉस्पिटल का नंबर कि आईडी नंबर, उसका हॉस्पिटल नंबर क्या है, पेशेंट का नाम क्या है, जैसे कि यहाँ पे कि सीमा सेलवाल है, उसकी उम्र, उसका सेक्स, ग्रेविडा कौन सा है उसका, G3 है, पेराइटी P3 है, LMP कब उसकी मतलब हुई थी, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है वो कब था, और EDD मतलब एक्सपेक्टेड डेट कब मिली है उसको प्रेगनेंसी डिलीवरी की। तो ये सब आपको नोट करना होता है। जेस्टेशनल एज, ऑब्स्टेट्रिकल जो भी स्कोर होता है, G3 P2 यानी कि यही हो गया ना, ग्रेविडा 3 पैरा 2, और LMP है वो ये मतलब लाइव जो है उसके कितने बच्चे हैं और अबॉर्ट कितना हुआ है, ये सारा आपको ये इस हिस्ट्री में आ जाएगा। तो इसका आपने फर्स्ट फॉर्म लिख लिया, G फॉर ग्रेविडा, P फॉर पेराइटी, और L फॉर लाइव, और A फॉर अबॉर्शन, यानी कि प्रेजेंट कितने, ग्रेविडा कितने हुए, और रिलीजन क्या है, ये सब लिखना पड़ेगा। ठीक है, फिर ऊपर से ये वाली हेडिंग डाल लीजिए कि मैरिटल स्टेटस, जब मैरिड है तभी है ना, तो ये तो एक फॉर्मेट में है इसलिए डालना पड़ेगा। ईयर ऑफ मैरिज, कितना उसको साल हो गए शादी के लिए, शादी के, और उसकी इनकम कितनी है, उसके घर की मतलब इकोनॉमिकल इनकम, चाहे उसके पेरेंट मतलब उसकी फैमिली इनकम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, पूरा ये डालेंगे आप, और उसका नाम मतलब वार्ड मतलब जो जिस भी वार्ड में वो एडमिट थी वो आप डालेंगे, एडमिशन कब हुआ उसका वो डलेगा, डेट ऑफ डिस्चार्ज डलेगी, कब उसकी छुट्टी हुई, और उसका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है वो, और ऑक्यूपेशनल क्या है, उसके हस्बैंड क्या करते हैं या वो खुद क्या करती है ना, यहाँ पे तो ऑक्यूपेशन मतलब उसी से रिलेटेड है, तो हाउस वाइफ है या वो जॉब करती है। इनकम में तो टोटल इनकम उसकी या उसके फैमिली इनकम लिख सकते हैं, यहाँ पे फैमिली में टोटल इनकम कितनी है उसकी और उसके हस्बैंड की मिला के। ठीक है, और अगर वो हाउस वाइफ है तो यहाँ पे सिंपल हाउस वाइफ आएगा, और कौन उसके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है कौन है, डॉक्टर गीत जो भी है उनका नाम लिखना पड़ेगा, गीता या सीता या जो भी है। डायग्नोसिस में उसको क्या हुआ है, अब यहाँ पे तो हमने डायग्नोस मिस्ड अबॉर्शन लिया है, तो अबॉर्शन का ही एक टाइप होता है मिस्ड अबॉर्शन, वो हमने इसमें लिया है। आपको जो भी प्रॉब्लम, जो भी आपको कंप्लेन वाली लेडी मिलती है तो आप इसी फॉर्मेट से उसकी बनाएंगे। फिर दूसरे पहले होगी पेशेंट प्रोफाइल जिसमें आपने उतनी हेडिंग डालनी थी। सेकेंड हो गया चीफ कंप्लेन, तो उसकी क्या, जब वो हॉस्पिटल में आई तो क्या कंप्लेन थी कि उसका लोअर एब्डोमेन में पेन था जो कि 4 दिन से था, और ब्राउनिश वजाइना डिस्चार्ज है जो कि 4 दिन से था। फिर उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसी रही है वो आप लिखेंगे कि उसकी जब सबसे पहली मीनार मतलब एज ऑफ मीनार की क्या थी, यानी कि जो उसकी ब्लीडिंग मतलब जो मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल था, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो कब स्टार्ट हुआ था, जब वो 13 साल की थी, और ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल कितना रहता है, 5 से 6 दिन का रहता है। ठीक है, मतलब जब वो प्रेगनेंसी से पहले का, बिफोर द प्रेजेंट ऑफ प्रेगनेंसी, अभी वो जो प्रेग्नेंट है उससे पहले की बात हो रही है। फिर उसकी जो रेगुलेटरी ऑफ पीरियड है वो रेगुलर होता है या कितने कितने साइकिल कितने कितने दिन बाद होता है। ठीक है, फिर उसकी पास हिस्ट्री आएगी तीसरे में, जिसमें कि उसका पहले कोई चेकअप मतलब मेडिकल चेकअप या सर्जिकल कुछ प्रॉब्लम थी तो वो आएगा कि वो जो है कभी मेडिकल में आएगा कि कभी क्या वो डिलीवरी से पहले हॉस्पिटल में एडमिट थी, तो यहाँ पे आप उससे पूछेंगे और उसके बाद लिखेंगे ये तो 4 दिन मतलब 4 साल पहले कभी एडमिट थी, नॉट नोन केस ऑफ डायबिटीज। अब ये आप लिखेंगे क्यों एडमिट थी, तो शी वॉज प्रीवियसली एडमिटेड इन हॉस्पिटल फॉर डिलीवरी फॉर 4 days, डिलीवरी के लिए ये 4 साल पहले एडमिट हुई थी, इसकी कोई भी हिस्ट्री में नहीं है, तो नॉट अ नोन केस ऑफ डायबिटीज़। तो आप यहाँ पे अगर उसे कुछ है तो वो लिख सकते हैं और नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है, उसको डायबिटीज हाइपरटेंशन यहाँ पर इसकी बात हो रही है, तो सीमा को कोई डायबिटीज़ नहीं है, हाइपरटेंशन नहीं थी, एपिलेप्सी का कोई केस नहीं, अस्थमा की कोई प्रॉब्लम नहीं, और थायराइड की भी कोई प्रॉब्लम नहीं, नो नहीं। और फिर यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी कुछ उसको हुआ है क्या, तो वो आप लिख सकते हैं
यस हो तो यस और नो है तो नो। फिर सर्जिकल हिस्ट्री में कोई ऑपरेशन हुआ है तो वो लिखेंगे कि पास्ट में कोई ऑपरेशन हुआ है कि नहीं। फिर फैमिली हिस्ट्री में उसके फैमिली मेम्बर के बारे में कि इन हर फैमिली मेम्बर कौन कौन है, कि फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ, हस्बैंड और 2 बेटियां उसकी हैं आर जो कि हेल्दी हैं एक्सेप्ट सीमा। सीमा अभी थोड़ी ठीक नहीं है, बाकी सब लोग हेल्दी मतलब अभी हैं। और ये इस तरीके से आपका फैमिली हिस्ट्री आ जाएगी। फिर है हेल्थ फैसिलिटी नियर होम, ये आएगा कि उसके घर के पास क्या क्या फैसिलिटीज़ है। तो उसके घर के पास क्या क्या है उसकी वो लिख सकते हैं कि हॉस्पिटल फैसिलिटी अवेलेबल है अबाउट 3 to 4 किलोमीटर पर उसके घर से। और अलॉन्ग विद दिस मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है वो भी अवेलेबल है, इंक्लूडिंग 108 108 तो कहीं पर पहुंच जाती है। उसके अलावा उसकी ये भी है करके आप लिख सकते हैं। और ऑटो रिक्शा, बस रिक्शा, ये सब उसको अवेलेबल हो सकता है, ये सब आ गया। और जिसकी नहीं होगी तो वो आप उसके बारे में लिख सकते हैं। सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस में उसके घर की कि कैसा उसका घर बना है, पक्का हाउस है, कच्चा हाउस है, या वो कैसे करके उसमें रहती है, कंक्रीट वाला है या फिर इस तरीके से है, किसके साथ रहती है। और उसके पास नंबर और रूम कितने हैं, तो इसके पास 2 रूम है। उसके घर में प्रॉपर वेंटिलेशन है, वाटर की सप्लाई कैसी है वो लिख सकते हैं आप कि मतलब टैप वाटर आता है, फैसिलिटीज़ अवेलेबल है कि नहीं है ना। सैनिटेशन कैसा है, प्रॉपर है, प्रॉपर क्लोथ एंड ड्रेनिंग सैनिटेशन फैसिलिटीज़ इज़ अवेलेबल एट होम। वो इसके वाले में अगर आपके वहाँ नहीं है तो वो आप नहीं भी लिख सकते हैं। किसी मीन आपका जो पेशेंट है उसकी कैसी सैनिटेशन है, प्रॉपर है कि नहीं है, और फैमिली इनकम उसकी कितनी है अराउंड, वो आपसे लिख सकते हैं। फिर पर्सनल हिस्ट्री में आता है कि उसकी हॉबीज़ क्या है, मतलब किस किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, खाना पकाने में है इसको और वॉचिंग टेलीविज़न देखने में है, इस वाली का। अब आपका क्या है वो आप लिख सकते हैं। डाइटरी हैबिट्स में वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ये आप लिख सकते हैं। और वेजिटेरियन में ग्रीन लीफी वेजिटेबल पसंद करती है, फ्रूट दाल वगैरह ये लेती है अपनी डाइट में। और ये टेकिंग फूड 3 टाइम अ डे, और कितने टाइम लेती है, 3 टाइम डे में लेती है। ये आपका डाइटरी हैबिट उस पेशेंट का आ जाएगा, तो आप वही लिख सकते हैं। और एडिक्शन है कि नहीं किसी चीज़ का उस पेशेंट को, तो इसको तो क्या नहीं, कोई भी एडिक्शन नहीं है, ना स्मोकिंग का ना फिर अल्कोहल का। और डाइट कैसी है इसकी, वेजिटेरियन है ये, और इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह ये लेती है इसकी। और आप ऐसे करके इसमें डाइटरी में डाल सकते हैं, डाइट है उसमें डाइट में। और मील पैटर्न में ये जो होती है 3 टाइम लेती है दिन में, जैसे डिनर और नाश्ता हो गया और लंच हो गया, और ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर। फिर ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री क्या होती है वो आप इस तरीके से कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले कॉलम में लिखेंगे ग्रेविटा और पेराइटी, ये आप लिख दिया ग्रेविटा 3 और P2 G3 एंड P2। फिर है नेचर ऑफ डिलीवरी, किस टाइप की हो गई है प्रेगनेंसी उसकी, पहले तो फुल टर्म हुई है वजाइन, उसमें कैसे हुई, नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हुई थी पहली, और दूसरी भी फुल टर्म की हुई नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, ये रही है नेचर ऑफ डिलीवरी में। फिर है बैड ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री इफ़ एनी, अगर कोई उसकी ख़राब हिस्ट्री है तो वो भी आप इसमें लिखेंगे नो बैड ऑब्स्टिकल, कोई भी इसकी हिस्ट्री ऐसी ख़राब नहीं रही है, यानी कि कोई उसको ऐसा नुकसान नहीं हुआ, हेल्दी रहा है। फिर है आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी, कैसी रही है उसकी प्रेगनेंसी का आउटकम, तो जो सेक्स, और इसको भी 4 उसमें बांट देंगे सेक्स में, कि बेबी का क्या है, फीमेल है कि मेल है, पहला बेबी फीमेल है, दूसरा भी फीमेल है इसका। फिर है अलाइव थे कि नहीं है, पहला भी अलाइव और दूसरा भी अलाइव। अगर स्टिल बर्थ है तो स्टिल बर्थ लिखेंगे, मिस्ड है तो जैसा भी है। फिर है स्टिल बर्थ, तो इसमें नो, कोई भी नहीं। फिर अदर में डैश, कुछ भी नहीं। फिर पिपेरियम में नॉर्मल पिपेरियम, मतलब ये पहले की हिस्ट्री बता रहे हैं आप, ठीक है, अभी प्रेजेंट की नहीं। फिर है पिपेरियम एंड फैमिली प्लानिंग, तो नॉर्मल पिपेरियम पीरियड जो होता है वो इसमें बर्थ स्पेसिंग ऑफ 2 ईयर इन 1 एंड, यानी कि पहले और दूसरे में 2 साल का इसका गैप था, पहले बच्चे के और दूसरे बच्चे के गैप में। और जो बर्थ स्पेसिंग था 4 ईयर बिटवीन 2 एंड 3rd। अब जो दूसरा और तीसरा बच्चा, जो पहले और दूसरे में इसका 2 ईयर का था, और दूसरे और तीसरे में इसका कितने का था, ये 4 ईयर का हो गया। तो ऐसे आप इसमें लिख सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। उसके बाद अगर कोई सेप्सिस वगैरह है वो भी आप लिख सकते हैं, अगर इन्फेक्शन। तो इसमें अब असेसमेंट करेंगे, तो असेसमेंट फाइंडिंग में आपको क्या मिलेगा कि जो ये है परसिस्टेंस ऑफ ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज असेसमेंट में मिला आपको, और पेशेंट आपके पेशेंट में भी प्रेजेंट है, और बुक के हिसाब से भी प्रेजेंट होता है ना,
तो ये आपका असेसमेंट हो गया। एब्डोमिनल पेन उसको क्या रहा, ये प्रेजेंट रहा पेशेंट को, और आपकी बुक के हिसाब से भी ये प्रेजेंट ही रहता है इस पे, ये अब इस वाले मिस्ड अबॉर्शन में। फिर हो गया ये जो एब्सेंट फीटल हार्ट साउंड विद प्रॉपर, मतलब असेसमेंट में आपको उसकी हार्ट की साउंड नहीं मिली, तो बुक पेशेंट में क्या है, प्रेजेंट है, और इन बुक भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें उसके बाद है असेसमेंट में, उसके बाद है जनरल एग्जामिनेशन। बॉडी फ्लूइड इसका कैसा है, मतलब आप पहले की हिस्ट्री ले रहे हैं, ये अभी प्रेजेंट की नहीं है, ठीक है। फिर है जनरल एग्जामिनेशन, क्या तो बॉडी उसकी क्या है, फैटी है और हेल्दी है वो, हेल्थ हाइट उसकी 5.3 है, वेट उसका जो है 78 है, वाइटल इसके ये है नॉर्मल टेम्परेचर वाइटल साइन में, पल्स इसकी 100 बीट पर मिनट, और रेस्पिरेशन 28, और जो ब्लड प्रेशर है वो 90 to 68 mmHg। फिर हेड टू टो एग्जामिन करेंगे, तो हेड का एग्जामिन आपने पूरा आ जाएगा इसमें, हेड टू टो में। सबसे पहले हेड आएगा, उसका कलर लिखेंगे आप कि हेयर के कलर कैसे हैं, उसका स्काल्प में क्या ईचिंग वगैरह या कोई डेंड्रफ है वो लिखेंगे, फेस उसका कैसा है वो लिखेंगे कि स्लाइटली जो है यहाँ पे पिगमेंटेशन उसके फेस में थे, और क्रेनियम उसका जो होता है कैसा है, सिमेट्रिकल है, यानी कि कोई उसका हेड जो है वो सिमेट्रिकल तरीके का बोन उसकी, और जो आई है वो जो होती नॉर्मल विजुअल एक्यूटी है, मतलब ठीक से देख पाती है, क्लियर आईलिड है उसकी, और वाइटल कंजक्टाइवा का कलर कैसा, येलो है या वाइट है, इस तरीके से, ठीक है, इसका वाइट है। फिर ईयर में देखेंगे आप नॉर्मल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, अगर बाहर से देखें तो नॉर्मल था, और नॉर्मल टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी उसकी नॉर्मल है, और नॉर्मल वो सुन भी पाती है। और नोज़ कैसी है, नोज़ भी उसकी कैसी है, सिमेट्रिकल सेप्टम, जो सेप्टम होता है वो अपनी जगह पे ठीक है, और पिंकिश है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन, और उसका जो ये है नो सच नेजल डेविएशन फाउंड, कोई भी नेजल का डेविएशन नहीं मिला है, और जो एपिस्टैक्सिस जो है वो एब्सेंट है, यानी कि नाक से खून वगैरह भी नहीं आ रहा, सब कुछ हेल्दी है। फिर ओरल कैविटी की बात करें तो नोज़ के बाद ओरल आता है, मतलब आप सर से लेके नीचे को जा रहे हैं। पिंकिश लीफ है उसके, नो स्वेलिंग है उसकी, स्वेलिंग नहीं है गम में, और उसका जो कलर है क्लियर पिंक कलर है उसकी ओरल कैविटी का, और सिमेट्रिकल येलोइश टीथ है, ठीक है, हल्के से येलोइश है, और सब सिमेट्रिकल है। नेक देखेंगे तो कोई भी लिम्फ नहीं है नेक में, और इस फिर एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में पहले आप इंस्पेक्शन करेंगे, पैल्पेशन करेंगे, अस्कल्टेशन करेंगे। इन्फेक्शन में शेप ऑफ यूट्रस देखेंगे सबसे पहले, जो कि नॉर्मल आपको उसके टाइम के अनुसार मिला। कलर उसका देखेंगे तो वो कैसा कलर है, रिजेंबल टू स्किन टोन कलर उसका पेशेंट का है, स्किन का फेयर और कॉम्प्लेक्स कलर है, ठीक है, स्किन भी उसकी ठीक है, उसका टोन ठीक है। उसकी लाइनिंग जो है लीनिया नेग्रे कैसे प्रेजेंट है, जो लाइन होती है ना अम्बलाइकस से ये सिम्फेसिस प्यूबिस तक वो प्रेजेंट है, और वो हल्की फेडेड इन कलर, हल्की कलर हो गई है, और उसमें कोई भी स्कार प्रेजेंट नहीं है पेट में, ठीक है उसके। फिर है पैल्पेशन किया तो जो यूट्रस का साइज है वो लेस मिला देन पीरियड ऑफ जेस्टेशन, जितना उसका टाइम है जेस्टेशन का उससे छोटा उसका साइज मिला। और अस्कल्टेशन करेंगे तो फीटल हार्ट साउंड जो होती है वो सुनाई नहीं दी, ठीक है। फिर है पेल्विक एग्जामिनेशन में करेंगे तो लसरेशन जो है उसका एब्सेंट है, एब्सेंट पेल्विक एग्जामिनेशन में, और वजाइनल डिस्चार्ज जो है उसका ब्राउन कलर का ट्रेस है प्रेजेंट। सर्वाइकल जो एक्सटर्नल बाहर से देखने में वो बंद है। फिर है रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपने एग्जामिन किया तो इंस्पेक्शन किया तो सिमेट्रिकल है उसका, ब्रीथ जो आपने ली, और ब्रीथ जो है उसकी पर मिनट जो भी है वो सही है। और पैल्पेशन नो मास फॉर्मेशन, कोई भी मास फॉर्मेशन नहीं है। और परकशन में नो फ्लूड, मतलब कोई फ्लूड भी जमा नहीं है। अस्कल्टेशन में उसकी जो ब्रीथ की साउंड है वो नॉर्मल है, और कोई भी स्टाइडर कोई एबनॉर्मल जो साउंड होती है वो भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आ गए आप, इसमें भी आपने क्या करा, इंस्पेक्शन में देखा तो जुगुलियर वेन जो है वो प्रेजेंट है, डिस्टेंशन नहीं है, नो कोई डिस्टेंट नहीं है, नॉर्मल है। पैल्पेशन किया तो उसमें कार्डियोमेगाली नहीं है, हार्ट बढ़ावा नहीं है। अस्कल्टेशन सुना तो आपने S1 और S2 साउंड आपको सुनाई दी, और मरमर साउंड आपको
कोई नहीं सुनाई दी, ठीक है। फिर जेस्टेशनल सिस्टम में आपने देखा तो इंस्पेक्शन में किया तो लीनिया नाइग्रा जो थी वो प्रेजेंट थी, जो मैंने अभी आपको बताया अम्बलाइकस से लेके ये सिम्फेसिस प्यूबिस और जो स्ट्राई थी वो प्रेजेंट, यानी कि जो एब्डोमेन में चारों तरफ इस तरीके से निशान होते हैं वो प्रेजेंट है। पैल्पेशन में नो स्प्लेनोमेगाली है। परकशन में नो फ्लूइड अकोमोडेशन फाउंड हुआ। अस्कल्टेशन में कोई भी बावल साउंड उसको सुनाई नहीं दिया, ठीक है, नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल बावल साउंड उसको सुनाई दिया अस्कल्टेशन में। फिर यूरिनरी में किया तो कोई भी, जब यूरिन टेस्ट किया गया तो उसका फाउंड ऑन कल्चर नो पस सेल, जब कल्चर किया गया तो उस जो कल्चर में पस सेल नहीं है और कोई भी ग्रोथ बैक्टीरिया की नहीं दिखी, ठीक है। और भी आप इसमें डाल सकते हैं कि शुगर और ये कुछ है प्रेजेंट एब्सेंट तो वो डाल सकते हैं, एल्ब्यूमिन, शुगर, प्रोटीन, ठीक है। फिर है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में क्या है, जॉइंट मोबिलिटी उसकी एडिकेट है एंड पेशेंट वॉज हैविंग स्लाइट फटीग, थोड़ा सा वो थकी हुई लगती है, जॉइंट मोबिलिटी जो है उसकी ठीक से चल पा रही है। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो इन्वेस्टिगेशन ये हो गए सारे जो इसमें लिखे हुए हैं, उसके बारे में ये हो गया, ठीक है। नॉर्मल वैल्यू कितनी है इसकी, यहाँ पे आ जाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कैसे कितने तक नॉर्मल होते हैं वो ये लिखे हैं। पेशेंट के कितने आए वो ये लिखे हैं, और उसका रिमार्क आप दे देंगे ज़्यादा है कि कम है कि नॉर्मल है, वो इधर पे आप लिख देंगे। जैसे एचबी का लेवल जो होता है नॉर्मल कितना होता है 12 to 16, और पेशेंट में कितना है 11.5, तो ये कैसा है, स्लाइट रिड्यूस, हल्का सा कम है, ठीक है। डीएलसी पर क्यूबिक पर ml जो है 100 to 700 है, और पेशेंट की वैल्यू इतनी तक नॉर्मल होती है, और पेशेंट में कितनी है 600, ये कितने में आ गया, नॉर्मल में आ गया। इस तरीके से आप इसको ये टेस्ट लिख लेंगे, उसके बाद इसकी नॉर्मल वैल्यू लिखेंगे, और वो जो भी आप टेस्ट करा रहे हैं पेशेंट के उसके फिर नॉर्मल वैल्यू भी लिखेंगे, पेशेंट में कितना है ये भी लिखेंगे, और रिमार्क भी देंगे उसे, ठीक है, कम है कि ज़्यादा है। फिर 12वें में है 12th जो नंबर है उसमें आप प्रॉब्लम ऑब्लिक नीड आइडेंटिफाई करेंगे। ये प्रॉब्लम हो गई, अब ये पेशेंट की प्रॉब्लम आपने देखी और पूछी, अब उसका नीड क्या होगा, उसकी क्या आप उसको ज़रूरत है वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या पेशेंट कंप्लेन हैवी एब्डोमिनल पेन, पेशेंट का कंप्लेन है कि उसको पेट में दर्द हो रहा है, कहाँ पे, लोअर एब्डोमिनल में क्रैम्प भी आ रहे हैं, अकड़न टाइप की। तो इसमें क्या करेंगे, उसको रिलीफ देने के लिए पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे, रिड्यूस द पेन, उसका रिड्यूस करेंगे, पेशेंट का पेन कम करेंगे। फॉर द वी विल एडमिनिस्टर एनाल्जेसिक, इसलिए उसको कम करने के लिए एनाल्जेसिक देंगे, जैसे कि कैटोरोलेक और आइबुप्रोफेन जो होता है आइबुप्रोफेन देंगे। और पेशेंट को और उसकी और भी कंप्लेन है कि उसको ब्राउन वाजाइनल डिस्चार्ज आ रहा, तो इसमें भी क्या करेंगे, उसको डायग्नोस करेंगे कि कोई उसमें वाजाइनल डिस्चार्ज में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद है थियोरेटिकल बैकग्राउंड एंड क्या है ये, कोरिलेटिव पेशेंट फाइंडिंग, ठीक है, ये है ये कोरिलेटिव पेशेंट फाइंडिंग। तो मतलब क्या करेंगे आप थियोरेटिकल बैकग्राउंड देखेंगे पेशेंट का कि वो कैसी थी, क्या नाम था, कितनी उम्र थी, किस कारण से एडमिट थी, फिर उसको कोरिलेट करेंगे पेशेंट की फाउंडिंग, यानी कि जो भी पेशेंट को मिला है उससे उसको क्या करेंगे, मिलाएंगे कि वो किस तरीके का है, ठीक है। और थियोरेटिकल में जो आपने पढ़ा है कि ये है करके, ठीक है, मतलब जो भी उसकी बीमारी है वो बुक से उसको मैच करेंगे। तो इसमें इंट्रोडक्शन में क्या आएगा कि जो केस आपने लिया है उसका नाम आप लिखेंगे, सीमा, सफरिंग फ्रॉम द कंडीशन डायग्नोज और मिस्ड अबॉर्शन, जो कि मिस्ड अबॉर्शन से मतलब उसको डायग्नोज किया गया है, सीमा है उसका नाम, और उसको मिस्ड अबॉर्शन अकर हुआ है कब, और जब उसका फीटस डाई हो गया, बट द बॉडी डज नॉट रिकग्नाइज द प्रेगनेंसी लॉस एंड एक्सपल द प्रेगनेंसी टिश्यू, उसने लेकिन उसको रिकग्नाइज नहीं किया कि बेबी का जो बेबी डज नॉट रिकग्नाइज, बेबी उसको पता नहीं चला कि है, और जो प्रेगनेंसी है वो लॉस हो गई, और जो या फिर वो बाहर निकल गई प्रेगनेंसी के टिश्यू, जो कि मदर को पता नहीं चला। एज अ रिजल्ट द प्लेसेंटा में स्टिल कंटिन्यू टू रिलीज, इससे क्या, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि जो प्लेसेंटा था वो स्टिल वहाँ पे बना हुआ था और वो हार्मोन को रिलीज कर रहा था, ठीक है। सो द वुमेन में कंटिन्यू द एक्सपीरियंस ऑफ द साइन ऑफ द प्रेगनेंसी, इसलिए जो वुमेन है वो कंटिन्यू किसका साइन प्रेजेंट कर रही थी, बेबी का, उसको लग रहा था बेबी अंदर है, ठीक है। मिस्ड अबॉर्शन ऑल्सो कॉल्ड अ मिसकैरेज, इसको जो मिस्ड अबॉर्शन है इसको मिसकैरेज भी बोलते हैं। इज ओनली वन ऑफ द नंबर्स फॉर्म ऑफ अबॉर्शन, ये जो होता है नंबर ऑफ अबॉर्शन होता है उनमें से एक है, जितने भी नंबर हैं उनमें से ये एक है मिस्ड अबॉर्शन, एंड इज कॉज बाय द क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी इन द फीटस, फीटस में जो
जन्मजात कुछ एबनॉर्मलिटी थी, उसके वजह से ये होता है। विच डू अलाउ द प्रेगनेंसी टू डेवलप, विच डू नॉट अलाउ द प्रेगनेंसी इज डेवलप, जो कि जिसके वजह से क्या होता है, प्रेगनेंसी डेवलप नहीं होती। तो ये तो आपने इंट्रोडक्शन डाल दिया अपने अपने केस का। फिर आप उसके बारे में देखिए, ये लिखा था ना थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। अब ये जो भी इसको हुआ था, अब उसका बैकग्राउंड देंगे हम, यानी कि उस वो बीमारी जो भी आपने यहाँ पे लिखी है, चाहे आपने फाइब्रॉइड यूट्रस लिखा है, चाहे आपने उसको ब्रेस्ट का कुछ लंप लिखा है ना, या आपने ओवरी की कोई प्रॉब्लम लिख ली, कुछ भी लिखा, तो आप उसको क्या करेंगे, पहले उसकी इंट्रो दे देंगे और थोड़ा सा डिजीज़ कंडीशन के बारे में बता देंगे। फिर उसको जो भी थ्योरी में पढ़ा है उसको कोरिलेट करेंगे पेशेंट के अंदर आपको क्या मिला है, ठीक है। जैसे स्पॉन्टेनियस है सबसे पहले, तो थोड़ा थोड़ा अब आप इसके बारे में बता देंगे कि जो आपके मरीज का केस था, तो उसके अबॉर्शन कितने टाइप के होते हैं। उसका तो मिस था, अब लेकिन आपने अबॉर्शन लिया है तो आपको अबॉर्शन की थोड़ी थोड़ी बैकग्राउंड देना पड़ेगा। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, जो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन होता है वो अपने आप ही एक्सपेल आउट हो जाता है और या फिर उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द मदर, उसके मदर से एम्ब्रियो को। और फीटस वेट जो होता है उसका 500 या उससे भी कम होता है फीटस का वेट। और उसमें क्या होता है, जो वो सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, अपने आप को कैपेबल नहीं होता सर्वाइव करने के लिए। इसकी इटियोलॉजी मतलब क्या कारण से होता है, जेनेटिक होता है, एंडोक्राइन होता है, एनाटॉमिक होता है, इन्फेक्शन, इम्यूनोलॉजिकल, थ्रम्बोफीलिया है ना, ये जो ब्लड डिसऑर्डर होता है इसकी वजह से भी होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर भी कुछ होते हैं, या फिर एक्सप्लेन जो कि मतलब पता नहीं है जिसका। फिर है थ्रेटन अबॉर्शन। थ्रेटन अबॉर्शन में क्या होता है कि ये क्लिनिकली इंटायर वेयर द प्रोसेस ऑफ मिस कैरेज हैज़ स्टार्टेड। अब इसमें क्या हो रहा है, मिस कैरेज जो है शुरू हो गया, लेकिन उसमें जो होता है बट नो प्रोग्रेस एट स्टेट फ्रॉम द रिकवरी इज़ इम्पॉसिबल। लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है कि जो उसकी जो फीटस है वो रिकवर ना कर पाए, यानी कि मिसकैरेज तो होना शुरू हो गया है, ब्लीडिंग हल्की हो रही है, लेकिन बच्चे को अगर ठीक से टाइम से देख लिया जाए, इसको फाइंड आउट कर दिया जाए और प्रिकॉशन लिए जाए, तो इसको पॉसिबल भी होता है रिकवर करना, ठीक है, ये वाले थ्रेटन अबॉर्शन को। इसका क्लिनिकल फीचर है ब्लीडिंग पर वजाइना, वजाइना से ब्लीडिंग होगी जो कि बहुत ही कम होगी, ब्राउनिश होगी या फिर ब्राइट रेड कलर की होगी, उसमें पेन भी होगा। इन्वेस्टिगेशन के लिए ब्लड करेंगे, इसमें ब्लड टेस्ट, हीमोग्लोबिन और हीमोटोक्रेट और एबीजी, आरएच ग्रुपिंग, यूरिन का टेस्ट करेंगे और यूएसजी करेंगे। ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उसको प्रॉपर बेड रेस्ट देंगे ताकि ब्लीडिंग स्टॉप हो, उसको वर्क करने के लिए नहीं देंगे, ठीक है, ताकि उसकी प्रेगनेंसी को सर्वाइव कर पाए। फिर है इनवाइटेबल जो अबॉर्शन होता है, इनएविटेबल भी बोलते हैं इसको। ये जो होता है इसमें जो चेंज है प्रोग्रेस टू स्टेट वेयर द कंटिन्यू ऑफ प्रेगनेंसी इज़ इम्पॉसिबल। अब ये जो होता है ये भी एक क्लिनिकल टाइप का अबॉर्शन है, जहाँ पर कि जो प्रोग्रेस जो होती है उसकी वो प्रोग्रेस हो जाती है, मतलब उसका जो अबॉर्शन का जो है वो ज़्यादा होने लगता है, जिससे कि क्या होता है कि उसको इम्पॉसिबल हो जाता है प्रेगनेंसी को बचाना। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जो कि अबॉर्शन का जो प्रोग्रेस हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है उसका ब्लीडिंग वगैरह, और उसको प्रोग्रेस को मतलब अबॉर्शन बेबी को कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाता है, यानी कि उसकी प्रेगनेंसी को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। क्लिनिकल फीचर में इंक्रीज वजाइनल ब्लीडिंग ज़्यादा होगी और एग्रावेटिव ऑफ पेन इन द लोअर, और लोअर एब्डोमेन में बहुत सीवियर पेन होगा, और विच में बी कॉलिकली, जो कि कॉलिक नेचर का होगा जैसे कि होता है। और इंटरनल एग्जामिनेशन अगर उसके अंदर का करेंगे, अंदर का जो वजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे थ्रू द सर्विक्स, तो जो इंटरनल ऑस होती है वो कैसी रहेगी, डायलेट उसको मिलेगी, ठीक है। और जिसमें से क्या होता है, कंसेप्शन आर फेल्ट, जो प्रोडक्ट होता है कंसेप्शन का उसको भी आप फील कर सकते हैं क्लिनिकल फीचर में। मैनेजमेंट में क्या होगा, इसमें जनरल मैनेजमेंट होगा और एक्टिव मैनेजमेंट। जनरल मैनेजमेंट में क्या करेंगे कि जो सर्विस को डायलेट करने के लिए उसको मिथार्जिन 0.2 mg इफ़ द सर्विस, अगर सर्विस डायलेट हो गई है तो मिथार्जिन 0.2 mg उसको देंगे, ठीक है। एंड साइज ऑफ द फीटस लेस देन 12 वीक, ये कब होगा, जब फीटस का साइज जो होता है वो लेस देन 2 वीक्स होता है, यूट्रस का सॉरी साइज, ठीक है। और ये जो होती है कंट्रोल किया जा सकता है इसके द्वारा, मिथार्जिन के द्वारा। जनरल मेजरमेंट में जो एक्सेसिव ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये क्या करते हैं, मिथार्जिन को देते हैं 0.2 mg, ताकि जो अगर सर्वाइकल सर्विक्स डायलेट हो गई है तो यूट्रस और यूट्रस का साइज क्या है 12 से नीचे, तब ये करते हैं, ठीक है। अगर एक्टिव मैनेजमेंट में क्या करेंगे, बिफोर द 12 वीक, अब
मतलब ये 12 वीक से पहले का ट्रीटमेंट है कि इसमें क्या करेंगे, डायलेट एंड इवाकुएट फॉलोइंग बाय द क्यूरेट एंड उसको क्या करेंगे, उसकी IND करेंगे, यानी कि क्यूरेट करेंगे यूट्रस का, क्यूरेटर से कैविटी का क्यूरेट करेंगे और ब्लंट क्यूरेटर से करेंगे और उसको एनाल्जेसिक देंगे ताकि पेन ना हो। और ये जनरल अनेस्थीसिया में भी किया जाता है ताकि जो प्रोडक्ट है उसको क्यूरेट करके बाहर आउट किया जाए। फिर आफ्टर 12 वीक यानी कि जो 12 हफ्ते के बाद क्या करेंगे, यूट्रस का जो होता है contraction is accelerated by the oxytocin drip 10 unit in 500 ml नॉर्मल सलाइन। ठीक है, नॉर्मल सलाइन में जो 500 mg की होती है उसमें 10 यूनिट जो होता है उसमें ऑक्सीटोसिन ड्रिप इसको स्टार्ट करते हैं, जो कि 4 से मतलब 40 से 60 ड्रॉप पर मिनट पे होगी। और जब जो होता है फीटस जो होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है एंड द प्लेसेंटा इज रिटेन। और ये तब करते हैं जब फीटस तो आउट हो गया लेकिन प्लेसेंटा क्या है, अंदर ही रह गया है। इफ़ रिमूव और इफ़ इट इज़ रिमूव बाय द ओवम फोर्सिस, तो अभी प्लेसेंटा को ओवम फोर्सिस की हेल्प से बाहर निकालते हैं। इफ लाइंग ये जो जब क्या करता है ये सेपरेट हो जाता है। ठीक है, फिर है कंप्लीट मिसकैरेज। कंप्लीट मिसकैरेज में यूट्रस जो होता है कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाता है और उसका पूरा प्रोडक्ट जो होता है बाहर आ जाता है एंड एक्सपीरियंस ब्लीडिंग एंड जो पास फीटल टिश्यू, और ब्लीडिंग काफ़ी होती है जिसके साथ उसका जो कंसप्शन जो होता है वो बाहर आ जाता है फीटल टिश्यू वगैरह। क्लिनिकल फीचर इसके होते हैं कि एब्डोमेन पेन होगा, वजाइनल ब्लीडिंग होगी इसमें, और हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। और यूट्रस का एग्जामिन करेंगे तो यूट्रस जो होता है स्मॉल होगा, जितना कि उसका एमनियोरिक जिसका उसका प्रेगनेंसी का टाइम होता है ना उससे कम उसका यूट्रस का साइज होगा, बराबर प्रेगनेंसी के टाइम के बराबर नहीं होगा। यूट्रस का जो ऑस होगा सर्वाइकल ऑस क्या रहता है, बंद रहता है, ब्लीडिंग जो होती है उसकी ट्रेस होती है। और एग्जामिन ऑफ द जो एक्सपल फ्रेश मास, अगर उसको एग्जामिन करेंगे तो एक्सपल फ्रेश मास उसको फील होगा। और जो ये अल्ट्रासोनोग्राफी किया जाता है तो उसमें यूट्रस क्या दिखता है, एम्प्टी दिखता है। मैनेजमेंट में इसमें क्या करेंगे, ट्रांस वजाइना सोनोग्राफी कराएंगे, यूजफुल टू सी द यूट्राइन कैविटी, जो कि यूट्राइन कैविटी को देखने में हेल्पफुल करेगा। उसको ट्रांस वजाइनल वो बोलते हैं सोनोग्राफी, उससे वो करेंगे, वजाइना के थ्रू इसकी सोनोग्राफी की जाती है। अदरवाइज इवाक्यूएट द यूट्रस, क्यूरेट शुड बी डन। ठीक है, और नहीं तो फिर क्यूरेट करके उसको बाहर करना पड़ेगा। इनकम्प्लीट अबॉर्शन में तो आपको पता ही नाम से ही लग रहा कि प्रोडक्ट जो होता है वो कंसेप्शन जो होता है पूरी तरीके से बाहर नहीं, व्हेन द एंटायर प्रोडक्ट ऑफ द कंसर्न आर नॉट एक्सपेल, पूरा प्रोडक्ट बाहर नहीं आता है, इंस्टीड पार्ट ऑफ इट्स लेफ्ट इनसाइड द यूट्रस कैविटी, बल्कि यूट्रस कैविटी के अंदर कुछ पार्ट्स रह जाते हैं जिसको कि इनकम्प्लीट अबॉर्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू ऑफ पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, परसिस्टेंट वजाइनल ब्लीडिंग होगी, और जो इंटरनल एग्जामिन करने पे यूट्रस जो होता है वो छोटा दिखता है। पीरियड ऑफ एमनोरिया मतलब जितना उसका एमनोरिया का टाइम होता है प्रेगनेंसी का उससे छोटा दिखता है। और क्या होगा, पेट्यूलस सर्वाइकल ऑस जो होती है ऑफन एडमिनिस्ट्रिंग टिप ऑफ द फिंगर। ठीक है, ये देखना पड़ेगा सर्वाइकल ऑस को एडमिटिंग द टिप ऑफ द फिंगर से चेक करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, वेरिंग अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, और उसकी ब्लीडिंग का अमाउंट भी उसको देखना पड़ेगा। एंड एग्जामिन करने पे एक्सपल मास उसको फील होगा और पता चलेगा कि कोई मास है, और अल्ट्रासोनोग्राफी में उसको ये सारा कुछ देखेगा। ठीक है, मटेरियल जो प्रोडक्ट है कंसप्शन का विद इन द कैविटी। मैनेजमेंट कर क्या होगा इसका, उसका डायलेट एंड क्यूरेट करेंगे एनाल्जेसिया पे, उसका जो पेशेंट का सर्विस को एनाल्जेसिया देके, और GA में भी होता है ये। और मेडिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, उसको टैबलेट देंगे मीज़ोप्रोस्टॉल 200 mg की देंगे, जो कि वजाइनल यूज करेंगे वजाइनली एवरी 4 आवर, वजाइनली जो होता है मीज़ोप्रोस डालेंगे 200 mg की। ठीक है, 4 आवरली। सेप्टिक अबॉर्शन के नाम से ही लग रहा है कि एनी अबॉर्शन एसोसिएटेड विद क्लिनिकल एविडेंस ऑफ इन्फेक्शन, जो इसमें इन्फेक्शन हो जाता है अबॉर्शन के बाद, इसको बोलते हैं सेप्टिक अबॉर्शन। इसमें यूट्रस एंड जो इट कंटेंट इज कॉल्ड सेप्टिक, जो भी यूट्रस होता है और जो उसके कंटेंट होता है उसको सेप्टिक अबॉर्शन कहते हैं। इसके जो साइन एंड सिम्टम होते हैं उसमें क्या होगा कि वो थकी हुई मतलब बहुत चिंता रहेगी और बीमार लगती है वो देखने में, और बहुत उसको चिंतित लगती है। टेम्परेचर जो होता है मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस होगा, ज़्यादा ठंडा लगेगा, कपकपाहट होगी। ठीक है, उसके अलावा उसमें टैकीकार्डिया यानी कि जो हार्ट होता है वो मोर देन 90 ब्रीथ पर मिनट होगा उसका, जिससे स्प्रेड
इन्फेक्शन होने के बाद ऐसा हुआ है, और एब्डोमेन और चेस्ट पेन उसका कंटिन्यू रहेगा। इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो सर्वाइकल और हाई वजाइनल स्वाब का करेंगे और ब्लड टेस्ट करवाएंगे, यूरिन का भी टेस्ट करेगा। मैनेजमेंट में एंटीबायोटिक देंगे और पेन किलर देंगे हैं। और इस मिस्ड अबॉर्शन में क्या होता है कि जब जो इसका है व्हेन द फीटस इज़ डेड, जब फीटस डेड हो जाता है लेकिन वो क्या रहता है यूट्रस के अंदर ही रहता है फॉर अ वाइबल, जब तक कि बच्चे का वाइबल पीरियड नहीं हो जाता है ना, पूरा टाइम नहीं हो जाता, तब तक वो अंदर रहता है। इसी को मिस्ड कैरेज कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड मिस्ड कैरेज और अर्ली फीटर डेमाइस बोलते हैं, ठीक है। और पेशेंट का पिक्चर यानी कि पेशेंट के अंदर क्या हुआ और अब बुक में क्या होना चाहिए वो ये इसमें आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। जो होता है इम्यूनोलॉजिकल होगा और दूसरा होगा अनएक्सप्लेन, जो कि ये जो सिम्टम होते हैं ये देखने को मिलते हैं जो बुक में होगा, ठीक है। और इम्यूनोलॉजिकल में क्या होता है एंटीबॉडी जो होती है वो एंटी कार्डियोलिपिन एंटीबॉडी एंड द सेल जो होती है सस्पेक्टेड जो होती है रीजन मिस्ड अबॉर्शन में क्या हो जाती हैं वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती हैं। और पिक्चर में भी क्या है ये किस पिक्चर में क्या होता है जेनेटिक एंड्रो और ये एंड्रोक्राइन मेटाबॉलिक एनाटॉमिक इन्फेक्शन इम्यूनोलॉजिकल ये सब कुछ होगा उसमें बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लिनिकल फीचर दूसरा देखते हैं पेशेंट जो हमारे पेशेंट में था और फिर वही बुक में क्या हुआ, तो ये आप ऐसे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें क्या पेशेंट में ब्राउनिश और वजाइनल ब्लीडिंग उसको हो रही थी, प्रेजेंट है डिस्चार्ज, और यहाँ पे क्या है ब्राउनिश वजाइनल डिस्चार्ज हमेशा प्रेजेंट ही रहता है, ठीक है। और इसमें है सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम, सब्सिडेंस ऑफ प्रेगनेंसी सिम्टम इसमें भी वही है, ठीक है। इस तरीके से आप कोरिलेट कर सकते हैं। डायग्नोस्टिक में क्या करेंगे जो यहाँ पे पेशेंट में क्या क्या डायग्नोज हुए और बुक में क्या लिखे हैं वही होने चाहिए थे कि नहीं। मैनेजमेंट में भी आप यहाँ पे देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट क्या है कॉम्बिनेशन है इसका मेडिकेशन का जो कि ये रखी हुई है इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं ये 200 mg मिफेप्रिस्टोन, ठीक है, ये होती है कॉम्बिनेशन फॉलोड बाय द 800 mg माइक्रोग्राम मिसोप्रोस्टोल। तो ये यहाँ पे आप मेडिकल मैनेजमेंट के नाम लिख लेंगे। ऑक्सीटोसिन आपने दिया था 10 यूनिट इन 500 ml में, वो भी आप याद कर लेंगे कि कौन सी बॉटल में दिया था, जो कि 30 ड्रॉप पर मिनट में आपने स्टार्ट की थी। तो यहाँ भी अब ये जो बुक है बुक में भी मेडिकल मैनेजमेंट में यही सब दिया होगा। सक्शन इवाक्यूएट और डीएनसीएन क्यूरेटाज इसमें दी है, और जो 800 माइक्रोग्राम वजाइनली सर्जिकली मैनेजमेंट इसमें बताया बुक के अकॉर्डिंग। वैसे ही सर्जिकल मैनेजमेंट है कि अपने पेशेंट में डायंसी किया, डायलिटेशन एंड क्यूरेट ये इवैक्यूएशन इसमें किया, और इसमें भी यही है कॉम्बिनेशन इसमें मेडिकेशन का है। और 800 फिर उसके बाद है 800 माइक्रोग्राम ये प्रोस्टोल और ऑक्सीटोसिन 10 mg इन 500 ऑफ NS 3 ड्रॉप पर मिनट पे इसमें स्टार्ट कर देंगे। सर्जिकल इन्वेस्टिगेशन में एनाल्जेसिक देंगे और एंटीबायोटिक वगैरह देंगे, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप कंपेरिजन कर सकते हैं एक से। अब उसके बाद है नर्सिंग केयर, उसमें आप ये पहले ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि नर्सिंग केयर का क्या है कि एडमिनिस्ट्रेट द पेन किलर को कम करने के लिए, क्लाइंट के एंजाइटी को कम करने के लिए, और इम्प्रूव द फ्लूड को जो है जो भी इम्बैलेंस है उसको बचाने के लिए, और ये सब करना होता है। मतलब नर्सिंग केयर में आप ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। उसके बाद आप इस तरीके से NCP बनाएंगे। सबसे पहले असेसमेंट, डायग्नोज, गोल, प्लानिंग, रैशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैक्यूएशन। असेसमेंट में यही सब आप लिखेंगे जो आपने असेस किया, ऑब्जेक्टिव में जो आपने ऑब्जर्व किया। उसके बाद आप डायग्नोज बनाएंगे कि डिफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम रिलेटेड टू द वजाइनल ब्लीडिंग सेकेंडरी टू द मिस्ड अबॉर्शन, ठीक है। पहले तो है कि वजाइनल ब्लीडिंग की वजह से, दूसरा मिस्ड अबॉर्शन की वजह से क्या है फ्लूइड का उसको डिफिसिट है, कम है। अब उसमें आपका गोल क्या होगा, फिर प्लानिंग क्या होगी, वो आप यहाँ से देख लीजिएगा। उसी तरीके से सेकंड भी ये सब्जेक्टिव डाटा, ये ऑब्जेक्टिव डाटा, सेकंड में भी आप कुछ उसकी प्रॉब्लम लिखेंगे और जो भी आपने ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद डायग्नोज बनाएंगे उसी में कि अक्यूट पेन का क्या है, तो अक्यूट पेन रिलेटेड टू फिजिकल इंजरी एजेंट्स, ठीक है, ये आप लिखेंगे। और उसी तरीके से उसका डायग्नोज, प्लानिंग, रेशनल, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैक्यूएशन। तो इसको आप जब डाउनलोड कर लेंगे तो इसी को देख के भी आप अपनी केस स्टडी बना सकते हैं, ठीक है। अब सबको एक एक करके बताना बहुत मुश्किल हो जाता है, लंबा हो जाता है। फिर है प्रोग्नोसिस हो रही है डे 1 में, उसको बुक पिक्चर के अकॉर्डिंग क्या
प्रोग्नोसिस हो सकती है और पेशेंट की हमारी कितनी हो रही है। बुक में पहले दिन में रिड्यूस हो जाता है उसका एब्डोमेन पेन, या तो कम हो जाता है, इसमें भी एब्डोमेन पेन उसका कम हो रहा है, ठीक है। और उसको एनाल्जेसिक जो होती ये जो है ना कीटोरोलॉक वो दिया जा रहा है। सेकंड में क्या होगा वो आप यहाँ पे लिखिए बुक पिक्चर का, बुक के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए और पेशेंट को कैसी पिक्चर पेशेंट की रिलीव हो रहा कि नहीं हो रहा। इसी तरीके से सारे दिन 5वें दिन तक आप बना लेंगे। फिर डिस्चार्ज में क्या करेंगे, जब उसको डिस्चार्ज आ रही है तो मेडिकल हिस्ट्री में क्या एडवाइस है और फॉलोअप कब उसको आना है, ये सब मेडिकल हिस्ट्री में उसको क्या करना है, ये सब कौन कौन सी मेडिकेशन है वो डाल देंगे। और एडवाइस क्या दिया गया है उसको, सॉरी, जैसे कि डू नॉट द लाइफ लिफ्टिंग, डू नॉट लिफ्ट एनीथिंग ओवर 5 kg टू फॉर 6 वीक्स, 6 वीक्स तक कुछ भी भारी नहीं उठाना है। ये सारा चीज़ आपको उसको बताना पड़ेगा। फिर अपॉइंटमेंट के लिए फिर समरी में आपका वही पूरा पहले पेशेंट के बारे में थोड़ा बताएंगे और फिर उसके बाद आप वही अपने डिजीज़ कंडीशन डाल देंगे। इस तरीके से आपकी समरी होगी। हेल्थ एजुकेशन में पहले दिन को क्या करना चाहिए, दूसरे दिन क्या, तीसरे दिन क्या, चौथे दिन, 5वें दिन, तो इस तरीके से आप उसको हेल्थ एडवाइस भी देंगे। हाइजीन मेंटेन रखना, रेस्ट करना है और डाइटरी पैटर्न मेंटेन करना, ये सारा चीज़ आप उसको बताएंगे। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा उसको बार बार पूरा नहीं पढ़ सकते। सिर्फ मुझे फॉर्मेट देना था वो मैंने दे दिया, तो आप इसी की फॉर्मेट की हेल्प से आप अपने केस स्टडी बना लीजिए। तो इसको देखने के लिए थैंक यू। और जाते जाते एक लाइक तो बनता ही, जो आप करते नहीं हैं तो एक लाइक तो करते हुए जाइए, साथ में सब्सक्राइब भी करिए। सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए और कौन सा नोट्स आपको चाहिए वो भी ज़रूर से बताइए। तो गुड बाय, टेक केयर।